मैं 50 साल का हुआ तो मैंने एक बेवा औरत से शादी कर ली। उसकी 2 जवान बेटियां भी थी, मगर निकाह के वक्त उसने शर्त रखी थी कि मैं उसकी जवान बेटियों को नजर भी उठाकर नहीं देखूंगा और उन्हें अपनी सगी बेटियां ही समझूंगा। मगर शादी के बाद वो औरत अपनी बेटियों को मेरे सामने भी नहीं आने देती थी, लेकिन रोज मेरा बचा हुआ खाना उठाकर बेटियों के कमरे में ले जाती और उन्हें मेरा बचा हुआ खाना ही खिलाती। दिन तेजी से गुजरने लगे। एक दिन उसकी दोनों बेटियों की तबीयत अचानक खराब हो गई। अस्पताल लेकर गए तो जो डॉक्टर्स ने कहा, वो सुनकर मेरे तो पैरों तले से जमीन ही निकल गई कि वो दोनों लड़कियां हामला थीं। मेरी बीवी ने उसका इल्जाम मुझ पर लगा दिया, जबकि मुझ पर कयामत तब टूटी जब डॉक्टर्स ने रिपोर्ट दिखाई। रिपोर्ट देखकर मेरे तो सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि उनके पेट में तो मेरा नाम इलियास है और मैं एक अमीर घराने से ताल्लुक रखता हूँ। आज तक हमारी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं रही थी जो हमारे माँ बाप ने पूरी ना की हो। हम 2 भाई और एक बहन थे। मेरा बड़ा भाई गुस्से का बहुत ही ज्यादा तेज और जिद्दी भी था। जो चीज उसे चाहिए होती थी तो मतलब चाहिए थी। वैसे तो हमारे माँ बाप हमें कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करते थे। अगर कभी मना करते भी तो उसमें हमारी ही भलाई होती थी, क्योंकि वो हमें बदतमीज और खुद गर्ज नहीं बनाना चाहते थे। लेकिन मेरे बड़े भाई को ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी। उसके हिसाब से अगर हमें खुदा ने इतनी दौलत दी है तो हमें इसे खर्च करना चाहिए, ना कि संभाल संभाल कर रखना चाहिए। इसीलिए वो जितना हो सकता है फजूल खर्ची करता। मेरा बाप उसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहता था, लेकिन मेरी माँ कहती थी अभी वो बच्चा है, जैसे ही बाशऊर होगा उसे भी अकल समझ आ जाएगी, वो भी पैसे की कदर करने लग जाएगा और फिर समझदारी का मुजाहिरा करते हुए अक्लमंदाना फैसले लेगा। मेरा बाप मेरी माँ की बातों पर हामी तो भर लेता, लेकिन जिस तरह से उसके बचपन की बुनियादें रखी जा रही थी, इस तरह से उसके सुधरने के चांस बहुत ज्यादा कम थे। मेरे बाप का शक दुरुस्त साबित हुआ। चंद सालों बाद मेरा भाई इतना बदलिहाज और बदतमीज हो गया कि घर के छोटे और बड़े अफराद उससे बात करते हुए भी घबराते थे। यहाँ तक कि कल तक जो मेरी माँ उसका साथ देती थी, अब वो भी खामोश हो गई थी। उन्हें एहसास हो गया था कि उन्होंने अपने बेटे को गलत शय देकर बहुत बड़ी गलती की है। अगर उस वक्त उसको 2 थप्पड़ लगाकर समझा दिया होता तो आज नौबत यहाँ तक नहीं आती। और फिर आखिरकार मेरे बाप ने तंग आकर उसे सुधारने का फैसला कर लिया और उसे खर्चा देना बंद कर दिया। उसके सारे बैंक अकाउंट्स जब खाली हो गए तो वो मेरे बाप के पास आया और पैसे मांगने लगा, लेकिन मेरे बाप ने पैसे देने से इनकार कर दिया। उन्हें लगा कि बेटे के पास पैसे नहीं होंगे तो वो फजूल खर्ची नहीं करेगा। थक हार कर वो सुधरने की कोशिश करेगा, लेकिन ये सब सिर्फ अफसानवी बातें थी। ऐसा सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में होता था। हकीकी जिंदगी में ऐसे कोई नहीं सुधरता। और इस तरह एकदम पाबंदी लगने से मेरा भाई भी बिगड़ गया था और वो घर छोड़कर चला गया। तकरीबन 1.5 महीने के बाद मेरा भाई घर वापस आया तो उसके रंग ही अलग थे। मेरा बाप उसे देखकर गले लगाने लगा, लेकिन उसने दूर ही से मेरे बाप को रोक दिया और कहने लगा कि अब मुझे आपके एहसानात या मोहब्बत की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके खिलाफ केस दर्ज करने जा रहा हूँ। बेहतर है कि आप मुझे जायदाद में से मेरा हिस्सा दे दें। मेरी माँ ने कहा, बेटा तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? इतने दिनों बाद घर वापस आए हो, 2 घड़ी बैठो तो सही, हम बैठकर बात करते हैं। तुम्हें लाजमी कोई गलत फहमी हुई है। तुम्हारे बाप ने जो कुछ भी किया वो सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए किया था। मेरी माँ ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी की बात भी सुनने के लिए राजी नहीं था और कहने लगा कि अब मैं यहाँ नहीं बैठ सकता, ये मेरा घर नहीं रहा। उसकी बात सुनकर मेरी माँ का दिल दहल कर रह गया। उन्होंने कहा कि बेटा इतनी बदगुमानी भी अच्छी नहीं होती। तो वो कहने लगा, ये कोई बदगुमानी नहीं, बल्कि ये तो मुआशरे की हकीकत है। शादी के बाद बेटा माँ बाप का नहीं रहता। माँ ने पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? तो वो कहने लगा कि मैंने शादी कर ली है, अब मुझे अपनी बीवी के साथ ही रहना है और मुझे अपने बाप की जायदाद में से अपना हिस्सा चाहिए।
मैं अच्छी तरह से जानता हूँ मेरा बाप मुझे आसानी से अपना हिस्सा नहीं देगा, इसीलिए मैंने केस करने का फैसला किया है और अब मुलाकात अदालत में ही होगी। उसकी बात सुनकर मेरी माँ दिल थाम कर बैठ गई। उनकी औलाद इस कदर बिगड़ जाएगी ये उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरा बाप भी हमसे निढाल होकर बैठ गया। अब अपनी औलाद को कहता भी तो क्या, बेटे को तो इतना भी यकीन नहीं था कि उसका बाप जायदाद में से हिस्सा देगा भी या नहीं। भला जायदाद कभी औलाद से प्यारी होती है, मगर ये बात फिलहाल उसे समझ नहीं आई थी। अदालत जाने से बेहतर मेरे बाप ने घर में ही उनकी वसीयत के मुताबिक उसकी जायदाद का हिस्सा उसके हवाले कर दिया और उस दिन के बाद हमारा भाई लौटकर घर वापस नहीं आया। मेरे माँ बाप उसे बहुत ज्यादा याद करते थे। माँ तो काफी बार उसके घर छोड़ने का जिम्मेदार मेरे बाप को ही ठहरा देती थी। मेरा बाप खामोशी से मेरी माँ के तंज सह लेता। बाद में माँ उनसे माफी मांग लेती थी क्योंकि वो ये सब कुछ गम और गुस्से में आकर बोलती थी, वरना हम सब हकीकत जानते थे कि वो हमारे भाई का कभी बुरा नहीं सोच सकते। लेकिन फिर भी भाई के जाते ही हमारा घर वीरान सा हो गया था। हर तरफ खामोशी छाई रहती थी। और फिर उन्हीं दिनों मेरा भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें डॉक्टरों ने मुझे बचा तो लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि अब तुम कभी बाप नहीं बन सकते। ये बात मेरे घर पर कयामत की तरह टूटी थी, मगर मेरे लिए भी ये बात किसी सदमे से तो कम नहीं थी। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा था, हालांकि मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। इसके बावजूद भी मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया? कुदरत के इस फैसले पर मैं बहुत ज्यादा रंजीदा हुआ। इसलिए मैंने अपने माँ बाप से कह दिया मैं अब कभी शादी नहीं करूंगा। लेकिन उन्होंने कहा शादी तो करना पड़ेगी। इस तरह जमाना 100 तरह की बातें बनाता है। बेटे को लोग ज्यादा कुछ नहीं कहते, लेकिन जब बढ़ती उम्र के साथ तुम शादी नहीं करोगे तो फिर वो बोलेंगे आखिर क्यों हम अपने बेटे की शादी नहीं कर रहे। मैंने कहा जब लोग बातें सुनाना शुरू करेंगे तब हम देख लेंगे, लेकिन फिलहाल मैं ये काम नहीं करना चाहता। भला मैं कैसे शादी करता? अगर मैं शादी कर भी लेता तो एक ना एक दिन मेरा सच सबके सामने आ जाता। अगर मेरी बीवी के सामने मेरा सच आ जाता तो मतलब है जमाने को मेरा सच पता चल जाता और फिर मैं कहीं भी मुंह दिखाने के लायक ना रहता। मेरे इनकार के बावजूद भी मेरे माँ बाप ने मुझे मनाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन मैंने हर बार इनकार कर दिया तो उन्होंने मेरी बजाय मेरी छोटी बहन की शादी कर दी और वो अपने घर में खुशी खुशी रहने लगे। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। अब मेरा बाप भी फोत हो गया था, माँ भी बीमार रहने लगी थी, मगर मैंने शादी नहीं की थी। बड़े भाई के बारे में हमें कोई खबर नहीं थी। मेरी माँ को उसकी बहुत याद आती, लेकिन हम अब कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उसने खुद ही कतई ताल्लुक कर लिया था। मैं भी बूढ़ा लगने लगा था। माँ हर वक्त रोती और कहती बेटा तुम शादी कर लो, मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। बिलाखिर एक दिन मैंने माँ की बात मान ली। मैंने कहा ठीक है मैं शादी करूंगा, लेकिन मैं किसी बच्चों वाली औरत से शादी करूंगा ताकि लोग मुझे बच्चे के लिए फोर्स ना करें। और फिर आखिरकार मैंने एक बेवा औरत से शादी कर ली जिसकी 2 जवान बेटियां भी थी। मुझे उनकी बेटियों से कोई एतराज नहीं था, मगर उसने पहले दिन ही कह दिया था कि उसकी बेटियां मेरे सामने नहीं आएंगी और कभी मेरे सामने आ भी गई तो मैं उन्हें बुरी नजर से नहीं देखूंगा। मैं भी उसकी बात मान गया था। मैंने तो सिर्फ माँ का दिल रखने के लिए शादी की थी, मगर उस औरत का रवैया मेरे साथ भी बहुत ही अजीब था। वो अपनी बेटियों को मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं आने देती थी, लेकिन मैं हैरान होता। फिर मैंने सोचा शायद वो एक माँ है, इसलिए मेरे सामने अपनी बेटियां लाने से डरती है। मगर मैं भी अब उनका बाप था, उसे ये बात समझनी चाहिए थी, मगर वो तो शायद मुझ पर बिला वजह शक करती रहती थी, या फिर उसकी ऐसी हरकतों की वजह कुछ और थी। और फिर चंद दिनों के बाद उसने ऐसी हरकत करना शुरू कर दी जिसे देखकर मैं हैरान और परेशान हो गया। मुझे समझ नहीं आई आखिर इसकी ऐसी हरकत करने की वजह क्या है, क्योंकि वह रोज मेरा बचा हुआ खाना अपनी बेटियों को खिलाती, जबकि घर में किसी चीज की कमी ना थी। अगर मैं उसे मना करता तो वो कहती कि इस तरह करने से मेरी बेटियों के दिलों में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा होगी। खैर मैं उसके साथ कोई बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए चुप हो गया। मेरी माँ भी अब बहुत खुश थी। दिन तेजी से गुजरने लगे।
एक दिन अचानक उसकी दोनों बेटियों की तबीयत खराब हो गई। इस तरह अचानक एक साथ दोनों की तबीयत खराब हो जाने पर मैं परेशान हो गया। उनको हम अस्पताल ले गए तो जो डॉक्टर ने कहा उसे सुनने के बाद मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि दोनों लड़कियां हामला हो चुकी थी। मुझ पर यह खबर किसी पहाड़ की तरह टूटी थी। मेरे घर में ये सब क्या हो रहा था? आज मैं दोबारा लोगों से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा था। शर्मिंदगी से मेरा सर झुक गया और वो दोनों कवारी लड़कियां थी। ये मेरे लिए बड़ी ही शर्मिंदगी की बात थी, लेकिन मैं अपनी बीवी के तासुरात देखकर बहुत ज्यादा हैरान हुआ, क्योंकि वो तो ऐसे खुश हो रही थी जैसे उसके मन की मुराद पूरी हो गई हो, और मुझे इस तरह से दिखती कि जैसे उसके पीछे मेरा हाथ हो। डॉक्टर्स और सब लोग उसे हैरत से देख रहे थे, क्योंकि डॉक्टर्स को पूरे सच का पता नहीं था। इसी वजह से वो भी खुश थे। मेरी माँ को सदमा पहुंचा था। वो कभी मुझे तो कभी मेरी बीवी की खुशी को देख रही थी। उन्होंने इशारों में मुझसे पूछने की कोशिश भी की, आखिर चल क्या रहा है। मैं अब क्या बताता, मारे शर्म के मेरा सर ही नहीं उठ रहा था। जब हम लोग घर आ गए तो मैंने अपनी बीवी से दरियाफ्त किया कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो उसने कहा सब तो ठीक है, घर में खुशी की खबर आई है, मेरी दोनों बेटियां मां बनने वाली हैं। मां बनना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन आप तो मुझसे ऐसे तशवीश कर रहे हैं जैसे इन्होंने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। उसकी बात सुनकर मैं दंग रह गया था। मैंने कहा ठीक है, मां बनना कोई जुर्म नहीं, लेकिन तुम ये भी तो देखो, तुम्हारी बेटियां अभी कवारी हैं। कवारी हामला लड़कियों को मुआशरा कैसी नजरों से देखता है, इस बात का तुम्हें एहसास नहीं है क्या? तो वो मुझ पर भड़क उठी और कहने लगी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटियों की इज्जत पर बात करने की? उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया और ये तो घर की बात है। उसकी बात सुनकर मेरे दिमाग में खतरे की घंटियां बजने लगी। मैंने कहा, तो इनके शोहर कौन हैं? तो वो मायने खेज अंदाज में मुस्कुराई और कहने लगी, आपको तो इस बात का बखूबी अंदाजा होगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मेरा दिमाग इतना कह रहा था कि जरूर कुछ गलत है। मैंने कहा कि मैं इनकी डीएनए टेस्ट करवाऊंगा और पता करवाऊंगा कि इनका बाप कौन है। जब मुझे इनके बारे में मालूमात हासिल हो जाएंगी तो मैं इनकी शादियां उन्हीं मर्दों से करवा दूंगा। तो वो कंधे उचकाकर वहां से चली गई, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। मेरी माँ भी बहुत परेशान थी। वो मुझे कहती कि अगर ये बात किसी को पता चल गई तो हमारे खानदान की इज्जत खाक में मिल जाएगी। माँ की बात सुनकर मैं सच में बहुत परेशान हो गया था। इसलिए मैंने उन दोनों लड़कियों का डीएनए टेस्ट करवाना चाहा, मगर मैं डर गया था अगर जो मैं सोच रहा हूँ वो सच हो गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। ये सब सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं वापस अपनी बीवी के पास आया और उससे पूछने लगा, ये सब कुछ क्या है? तो वो कहने लगी, कोई मामला नहीं, सब कुछ तो आपकी आंखों के सामने है। उसकी बात से मैं परेशान हो गया। मैंने कहा, पहेलियां बुझवाने की जरूरत नहीं है, मुझे साफ साफ लफ्जों में बता दो। तो वो कहने लगी, आप उनका डीएनए टेस्ट करवा लें, आपको सब सच मालूम हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा गुस्सा किया तो वो कहने लगी, ये बच्चे आपके हैं। उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया। मेरा दिल तो चाहा कि मैं इस पागल औरत को 2 थप्पड़ लगा दूं। ये कैसे हो सकता है? मैं कभी बाप नहीं बन सकता, और मैं अपनी रजाई बेटियों के साथ ऐसा क्यों करने लगा? वो मुझ पर सरासर इल्जाम लगा रही थी और ये बात मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। मैं ये बात अपनी माँ को भी नहीं बता सकता था। इस परेशानी में मेरे दिन गुजर रहे थे। मुझे रह रहकर अपनी बीवी पर गुस्सा आ रहा था। दिल चाह रहा था कि जाकर इसका गला दबा दूं और सारा सच उगलवा लूं, लेकिन मुझे उसके तेवर काफी परेशान लग रहे थे। इसी वजह से मैं सोचने पर मजबूर हो गया था। तभी एक रात मैंने 2 बजे अपनी बीवी को कमरे से बाहर जाते देखा। मैं भी उठकर उसके पीछे गया तो वो अपनी बेटियों के कमरे में जाकर बैठ गई। अंदर न जाने क्या बातें होती रही। अंदर जाने की मुझे इजाजत नहीं थी। मैंने वादा किया था कि मैं कभी भी उसकी बेटियों के कमरे में कदम नहीं रखूंगा। मैं वापस आ गया और अपनी बीवी का इंतजार करने लगा, मगर सारी रात गुजर गई, वो वापस ना आई। मेरे हाथ ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था जिसके जरिए मैं सच्चाई की तह तक पहुंच सकूं। इस बार जब रात को मेरी बीवी उठकर अपनी बेटियों के पास गई
तो मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया। भले मुझसे उसने वादा लिया था कि मैं उसकी बेटियों को कभी नहीं देखूंगा और ना ही उनके कमरे में जाऊंगा, लेकिन मैं कमरे के बाहर खड़ा हो गया। अंदर से मेरी बीवी और उसकी बेटियों की आवाजें आ रही थी। वो दोनों रो रही थी और मेरी बीवी उन्हें तसल्ली दे रही थी और कह रही थी कि फिक्र ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम सब अपनी माँ पर भरोसा रखो। पता नहीं वो किस बारे में बात कर रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो सभी बहुत दुखी हैं। अगली सुबह मैंने अपनी बीवी से कहा कि अगर कोई भी परेशानी की बात है या फिर तुम्हें मेरी मदद दरकार है तो मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा, मगर मुझे तुम पूरा सच बता दो। तो वो कहने लगी, मुझे इस मामले में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने मेरी बेटियों के साथ गलत किया है, इस बात की सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। और मैं उसके इस बदले रूप पर बहुत हैरान रह गया था। कल तक वो अपनी बेटियों की हामला होने पर बहुत ज्यादा खुश थी और आज वो मुझे सजा दिलवाने की बात कर रही थी। आखिर ये मुझसे चाहती क्या थी? जब से मेरी शादी हुई थी कभी उसने मुझसे ठीक तरह से बात भी नहीं की थी। मैं ये सब कुछ इसलिए बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि मुझ पर बेटियों की जिम्मेदारी आ गई थी और मैं खुद भी बाप नहीं बन सकता था। मुआशरे में मुझे अपनी इज्जत बचानी थी, इसी वजह से मैं उसे कुछ नहीं कहता था। लेकिन अब बात मेरे खानदान की इज्जत पर आ गई थी। लेकिन इतना तो मैं समझ गया था कि सीधी उंगलियों से घी नहीं निकलेगा, इसीलिए अब मुझे उल्टा तरीका ही अपनाना पड़ेगा। अब मैं रोजाना अपनी बीवी की जासूसी करने लगा था और फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरी जिंदगी में कयामत से पहले ही कयामत आ गई। मेरी बीवी की बेटियों में से एक की अचानक मौत हो गई। मैं तो सदमे में आ गया। कब सोचा था ऐसा भी कुछ हो जाएगा। वैसे मौत तो बरहक थी, मगर यूं अचानक ये सब हो जाना मेरी समझ से बाहर था। लेकिन जैसे ही मेरी बेटी का जनाजा पढ़ा गया तो मैंने पहली बार उसका चेहरा देखा और देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो काफी हद तक बदसूरत थी और ऊपर से एक और चीज ने मुझे परेशान कर दिया कि उस लड़की का पूरा वजूद नीला पड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने जहर दिया हो। मैं अपनी बीवी के पास गया क्योंकि वो अपनी बेटी की मौत के बाद से ही कमरे में कैद बैठी थी। लेकिन जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ तो मैं तो हैरान रह गया। वो तो ऐसे बैठी थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। अपनी बेटी की मौत के दिन वो ऐसे कैसे कर सकती थी? मगर वो तो खुश लग रही थी, इसलिए मैंने उससे कुछ भी पूछना मुनासिब नहीं समझा और उसको कमरे में बंद करके वापस आकर जनाजे के इंतजामात देखने लगा। तभी मुझे ऐसे लगा कि मैंने उसी नर्स को देखा हो जो उस दिन अस्पताल में मुझे नजर आई थी, मगर वो ना जाने कहाँ चली गई। मैंने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। जब सारे मेहमान चले गए तो मैं अस्पताल गया और उस नर्स के बारे में पूछ पूछ करने लगा तो मुझे पता चला कि वो कई दिनों से नौकरी पर नहीं आ रही। मैं अपनी बीवी के पास आया तो उसका रो रो कर बुरा हाल था। उसे देखकर मैं हैरान रह गया। जनाजे के वक्त तो वो हंस रही थी और अब ये रो रही है। उसका बर्ताव देखकर मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। अगले दिन अस्पताल गया तो वहां मुझे वो नर्स नजर आई। मुझे देखते ही वो भागने लगी जैसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। इसलिए मैं भागकर उसके सामने आ गया और फिर मैंने बोला कि मुझे सारी हकीकत बता दो। तो वो कहने लगी, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, तुम्हारी बीवी मुझ पर गुस्सा करेगी। मैंने कहा, अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगी, हम खानदानी असर और रसूख रखने वाले लोग हैं, बात हमारी इज्जत पर आ गई है। अगर सच नहीं बताओगी तो फिर सारी जिंदगी जेल में सड़ोगी। मेरी बात सुनकर वो घबरा गई और कहने लगी, मैं सारा सच बताती हूँ। वो मेरी बीवी को पहले ही से जानती थी। उसने बताया कि तुम्हारी बीवी का पहला शोर उसके साथ बहुत ज्यादती करता था, हर रोज उसे बुरी तरह से मारता था। उसके यहाँ जब कोई औलाद होती तो वो मर जाती। दो बेटों की मौत के बाद जब उसने लगातार दो बेटियों को जन्म दिया जिनका रंगो रूप पहले के बच्चों जैसा नहीं था और वह दोनों अजीब सी सूरत की लड़कियां थी। अपनी बेटियों को देखकर उसे दिन रात मारना शुरू कर दिया और वो हर वो जुल्म ढाता जिसके बाद उसे खुद से भी नफरत महसूस होने लगी। ये औरत आधी पागल हो गई थी। आखिरकार एक दिन उसके शौहर ने उसे तलाक दे दी और जब वो अपने माँ बाप के घर आई तो वहां भी उसके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं हुआ। माँ बाप चाहते थे कि जल्दी से उसकी दूसरी शादी हो जाए, मगर अपने पहले शौहर का ऐसा रूप देखने के बाद वो दोबारा शादी नहीं करना चाहती थी।
आपका रिश्ता आया तो उसने लाख एहतजाज किए, मगर उसके घर वालों ने उसकी शादी करके ही दम लिया। शादी के बाद उसने अपनी बेटियों को तुमसे छुपा लिया। फिर वो मुझसे मिली और कहने लगी कि वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, वो कुछ भी करके तुमसे अलग हो जाना चाहती है। मैंने उसको काफी बार समझाया, मगर वो बात मानने को तैयार नहीं थी। इसलिए उसने तुम पर इल्जाम लगाकर तलाक लेने का मंसूबा बनाया। उसकी बेटियों की सूरत अजीब सी थी और दोनों का पेट बड़ा हुआ था। देखने वालों को तो यही लगता था कि ये दोनों उम्मीद से हैं। मंसूबे के मुताबिक मैंने उसका भरपूर साथ दिया, मगर तुम तलाक ही नहीं दे रहे थे और आखिरकार घर वालों के सामने उसकी एक बेटी का इंतकाल हो गया। वो गम व गुस्से में पागलों जैसी हरकतें कर रही थी। जब एक माँ को पहले से मालूम हो कि उसकी औलाद मर जाएगी तो उसके दिल पर कौन सी कयामत गुजरती है, ये कोई नहीं समझ सकता। अपने बच्चों की बीमारी में वो उसे दिलासा देती रहती, मगर फिर चंद दिन पहले मैंने उसे बताया कि ये बीमारी तुम्हारी बच्चेदानी में खराबी के बाइस उनके अंदर आई है, उसका इलाज हो सकता है। मगर वो मेरी बात नहीं मानी थी। वो बस तलाक लेकर अकेले अपनी जिंदगी गुजारना चाहती थी। असल में उसके पहले शोहर ने उस पर इतने जुल्म किए थे कि अब वो अपने हवास तक खो बैठी थी। बज़ाहिर वो देखने में ठीक लगती है, मगर अंदर से बहुत दुखी है। उसकी बात सुनकर मैं सख्ते में आ गया। मेरी बीवी इतने बड़े कर्ब से गुजर रही थी और मुझे कुछ खबर नहीं थी। मैंने पूछा, क्या अब उसकी एक बेटी का इलाज मुमकिन है? तो उसने कहा, हाँ मुमकिन है, मगर अब चांस बहुत कम है। आप उसको किसी बड़े अस्पताल में ले जाएं, मगर इससे पहले अपनी बीवी का भी इलाज करवा लें ताकि वो इस सदमे से निकल सके। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गया। खैर, मैं अपनी बेटी और बीवी का इलाज करवाने उन्हें एक बड़े से अस्पताल में ले गया, मगर अफसोस के साथ मेरी दूसरी बेटी भी फोत हो गई। मगर इलाज से मेरी बीवी बिल्कुल ठीक हो गई थी। उसने मुझसे अपने किए की माफी भी मांगी। फिर हमने यतीम खाने से एक बच्चा ले लिया। अब मेरे पास बीवी, बच्चे, सब कुछ था। माँ भी बहुत खुश थी, लेकिन हमें आज भी भाई की कमी महसूस होती है। मगर भाई जिस तरह से बिगड़े थे, मैंने सोच लिया था मैं अपनी औलाद की कभी भी ऐसी तरबियत नहीं करूंगा।